नमस्कार, राधे राधे। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी होगा तो बहुत अच्छा गया होगा। तो आपका आज स्टार्ट होने वाला सबसे मन पसंदीदा बुक प्यूसम। तो देर किस बात की, और आपकी इस पढ़ाई को रफ्तार बनाने के लिए आपको रोज़ मोटिवेशनल मिलते रहेगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। वक्त से लड़के जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़के जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त भी अपनी तस्वीर बदल दे, वक्त भी अपनी तस्वीर बदल दे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे प्यारा बुक संस्कृत, जिसका नाम है प्यूसम। राधे राधे कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी इस बुक को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या नाम है इसका? प्यूसम। प्यूसम प्यूसम प्यूसम, जिसका नाम प्यूस होता है उसका नाम अमृत होता है। प्यूसम मतलब उसका नाम अमृत। और इस चित्र को देखकर आप बता ही सकते हैं कि किस क्षण का है। तो आपको बता दें कि किस क्षण का है। ये समुद्र मंथन का है, जिसमें अमृत निकला था। अमृत को नहीं पाना चाहते, आप भी पाना चाहते हैं, हम भी पाना चाहते हैं, पर उस समय का इस दृश्य को बहुत ही अच्छा देखा गया, जिसमें विष्णु जी मोहिनी का रूप लिए थे। खैर छोड़िए उस सब की बातें और चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए संस्कृति का कुछ इसमें स्टेप डाला गया है, जिससे आप संस्कृति से जुड़ सके और संस्कृत को पढ़ सके। तो इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। ये आपकी 10वीं का बुक का पहला अध्याय था, जिसमें आपका ये फर्स्ट आपका बुक का पूरा कवर किया गया है कि आपका बुक ये 10th क्लास है और इसमें आपका प्यूसम पढ़ना है। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं ना। हाँ आ जाओ, आज रफ्तार बनाते हैं अपने संस्कृत का अध्याय का। तो आप देरी मत कीजिए, स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो प्यारे साथियों, आपको बता दें कि आपका पहला पाठ का क्या नाम है। आपका पहला पाठ का नाम क्या है? तो मंगलम। मंगलम, वाह क्या बात है। मंगलम उपनिषद। अच्छा, मंगलम है तो भाई किससे लिया गया है? तो उपनिषद से। अब ये उपनिषद क्या होते हैं, अब आपको खोजने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका मंगलम पाठ कहाँ से लिया और कैसा लिखा जाता है और कैसा होगा, आखिर ये उपनिषद कहाँ होगा। तो देर किस बात की, लीजिए इसका भी दर्शन करते हैं कि ये आपका उपनिषद है। ये आपका उपनिषद है, ये आपका उपनिषद है, जिसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए। क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? नहीं ना। आखिर क्यों? क्योंकि इस भाषा की हमें जानकारी ही प्राप्त नहीं है, तो हम कैसे पढ़ सकते हैं। हाँ, तो हमें यही पढ़ना नहीं है, हमें इसके बारे में हिंदी में अनुवाद करके हमें आया ही है संस्कृत में, तो हमें ये सब पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ये पहले के लोग पढ़ते थे, उनकी खैर दूसरी बात है। तो हम लोग पढ़ते हैं आज मंगलम, जिसमें हम लोग उपनिषद के बारे में, उपनिषद से लिया गया है जो इस अध्याय में क्या क्या है, तो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सभी विषय की यहाँ पर जानकारियाँ प्राप्त होंगी। या 7 आज क्लास में कराती हूँ और 7 चैप्टर आपके अगले क्लास में। टोटल आपकी संस्कृत के 14 ही चैप्टर्स हैं, जिसमें हम 7 कराएंगे और 7 कल कराएंगे। तो आज इस मंगलम में कह दिया है कि इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कंटक, मुंडक एवं श्वेताश्वर नामक उपनिषद से संकलित है। 4 आप उपनिषद के याद कर लीजिएगा, परीक्षा में हर बार पूछता है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया। आपको पढ़ाएंगे तो उस समय आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता की श्रद्धा उत्पन्न होती है। अगर आप उस उपनिषद पढ़ते हैं तो आपकी सत्ता की एकदम पूरा का पूरा एकदम श्रद्धा उत्पन्न होगी कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। पढ़कर इनके अपने जो संस्कृति है उसे पहचान सकते हैं। तो आप अच्छे से देख लीजिए, ये आपके उपनिषद हैं। उपनिषद पहले की भाषाएं हैं, जिसमें आपको उतना डिफ़िकल्ट लगेगा ये पढ़ने में। जानते हैं, हम भी नहीं पढ़ सकते ना आप ही पढ़ सकते हैं। जो पढ़ लिखा है वही पढ़ सकता है, या फिर जिसको ये भाषा की जानकारी होगी। तो देर किस बात की, अगला चैप्टर बताते हैं। चलिए, पाठ
पाटलिपुत्र वैभव। दोस्तों आपका राजधानी का नाम आ गया। पाटलिपुत्र कौन नहीं जानता है पटने के बारे में। तो पाटलिपुत्र वैभव के बारे में बताया गया है कि पटना में क्या क्या है, कैसा कैसा वैभव है। तो आप देरी क्यों करती है मिस, बताइए। हाँ हाँ ज़रूर बताते हैं। देखो देखो पाटलिपुत्र वैभव ये क्या है, तो ये निबंध है। हाँ निबंध है। तो निबंध में क्या आता है, निबंध में ये आता है कि आप पटना के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। अच्छा ये बातें तो पहले बताना चाहिए। हाँ बताते। ये देखो वहाँ की बिल्डिंग्स हैं, वहाँ की बिल्डिंग से कैसा कैसा स्थान पर रखा गया है। ये यहाँ का गोल घर है, तारामंडल भी है, राजभवन भी है। ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्तियाँ हैं जो बहुत अच्छी हैं। ये वहाँ की सड़कें हैं, यहाँ की बिल्डिंग्स हैं। तो आपको आशा करती हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि और जो पटना गए हैं उनको तो डेफिनेटली 100% मैं गारंटी देती हूँ बहुत अच्छे से वो देखे भी होंगे, महसूस भी करेंगे, वहाँ पर घूमे भी होंगे। तो अगला चैप्टर के बारे में बताएं। हाँ हाँ जल्दी जल्दी आओ आओ आ जाओ, कूद पड़ते हैं तीसरा चैप्टर में। ठीक है, तो तीसरा के क्या नाम है, आलस्य कथा। आलस्य आप भी करते हैं और मैं भी करती हूँ, पर ऐसा नहीं कि हमेशा करते ही रहिए। नहीं नहीं, अब आपका बोर्ड एग्जाम आ गया है, ऐसे ऐसे काम नहीं चलने वाला। आलस्य कथा, आलस्य कथा में कहाँ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षात कथा है। अच्छा पुरुष परीक्षात कथा है। ओ पुरुषों की परीक्षा यहाँ ली जा रही है, इसलिए पुरुष परीक्षात कथा है। समझ में आ गया क्या है। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षात नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। किनके द्वारा लिखा गया है, तो विद्यापति द्वारा लिखा गया है। इसके रचयिता हैं, हाँ इनके ही रचयिता है। तो इसमें क्या हमें सीखने को मिलता है कि इस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। देख लो समय अलार्म बज चुके हैं पर इनका सोना ही नहीं गया। तो ये हैं आलस्य महाराज। कौन है, आलस्य महाराज। तो आप लोग को भी नहीं बनना है क्योंकि आपको बोर्ड का तैयारी करना है। ऐसा आलस्य करेंगे तो आप पिछड़े ही रह जाएंगे। जो इससे उभर गया वही निखर गया। चलते हैं अगला चैप्टर। अगले चैप्टर में है आपका संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका ये कहाँ से आ गई, तो ये चैप्टर का नाम है बाबू। आपको संस्कृत साहित्य लेखिका 4 चैप्टर में पढ़ना है, जो कि बहुत अच्छी अच्छी लेखिका का नाम आएगा। तो देर क्यों करते हैं, चलते हैं ना आगे। तो यहाँ पर संस्कृत साहित्य लेखिका आखिर ये क्या है मिस, तो हम इसको बता दें कि ये आपका निबंध है। निबंध क्या होता है, अरे भाई आप निबंध लिखते हो ना, गाय पर मिल जाता है, होली दिवाली पर मिल जाता है, वैसा ही आपका निबंध है। तो इसमें आपको लेखिकाओं के बारे में पढ़ना होगा, जो कि बहुत अच्छी अच्छी लेखिका से आप परिचित होंगे, जो पहले के संस्कृत साहित्य में लेखिका हुआ करते थी। तो बताएं, हाँ हाँ प्लीज़ बताते हैं, आइए आइए। संस्कृत साहित्य लेखिका, इसके लेखक, भाई लेखक क्यों, ये तो एक निबंध है ना। हाँ निबंध तो ये है। इस पाठ में महिलाओं के योगदान का वैदिक युग से आज तक सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। कौन कहता है महिलाएं पीछे, सबसे आगे तो बोल सकते हैं, सबसे आगे तो ये नहीं पता, लेकिन सब आगे है। ये वैदिक युग से ही आगे है। तो हम आज तक भी सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं ये महिलाएं। देखिए तो ये देखकर कितना अच्छा लग रहा है ना, सारी महिलाएं एक साथ हैं, कितनी प्यारी प्यारी, सब साथ में मिल कर रही हैं, मीटिंग कर रही हैं या फिर कुछ योजनाएं बनाई होंगी तो वो साथ में मिलकर कर रही होंगी। संस्कृत साहित्य के इतिहास में अमर हैं, उनके योगदान जो है संस्कृत साहित्य में उनका योगदान बहुत ही अमर है। भाई जो अच्छे कर्म करते हैं वो अभी तक अमर रहते हैं। लता मंगेशकर के देख लीजिए, आप सूरदास को देख लीजिए, हिंदी पाठ के हैं। आप वाल्मीकि को देख लीजिए, तुलसीदास को देख लीजिए और वेद व्यास को देख लीजिए।
क्या इन लोग का भी नाम अमर है? हाँ, 100% अमर है। कौन कहता है नहीं है? आज तक ले वो रहे हैं, नहीं रहे, उनकी कृतियाँ, उनकी पहचान, उनके द्वारा लिखी गई एक एक शब्द हम लोग पढ़ते हैं। जो पढ़ते होंगे डिप्ली ज्ञान, उनको तो बहुत सारे पता होगा। तो हाँ, वो अभी तक ले जिंदा है, वो नहीं है, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई उनकी रचनाएं हमारे जहनों में अभी भी उपस्थित है। तो क्या कर रही हैं? जिसमें प्रमुख उर्वशी हैं। जब हम बुक पढ़ाएंगे ना आपको, उसमें उर्वशी नाम की एक लेखिका है जो कि बहुत ही अच्छा है। वो अपनी साहित्य में ऊपर नाम कर ली है। वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, क्या करती हैं, बहुत अच्छा लेखिका है जो कि बहुत अच्छा संस्कृत का लिखती हैं लेखन। सारी महिलाएं मिलकर उनके ऐसे ही सक्रिय रूप से आज तक भी ये भाग ले रही हैं। देख रहे हैं, सारी महिलाएं एक साथ जुट हैं। ठीक है, अब अगला चैप्टर। आहा, कितना प्यारा नाम है, भारत महिमा। भारत महिमा, भारत महिमा नाम सुनते ही आपको कैसा अनुभव हो रहा है? हमारा भारत का, तो भारत हमारा क्या है? उसी पर हमारे फौजी भैया क्या कहते हैं? मन समर्पण, तन समर्पण और यह जीवन समर्पण। माँ भारती तुम्हें क्या दूँ, मेरा यह जीवन समर्पण। इसी पर करते हैं कि मेरे भारत का महिमा बताते हैं कि हमारा जो जीवन है आप पे समर्पण है माते। ये देखिए भारत माँ का चित्र, ये हमारा भारत है, ये भारत का चित्र है। इस पाठ में भारत के महत्व का वर्णन किया गया है, जिसमें 2 पुराणों का पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। 2 पुराणों का है और 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। यही कारण है कि भारत के पावन भूमि पर भगवान भी तरसते हैं। लो देखो 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 दोस्तों, कितना प्यारा हमारा भारत का पावन भूमि है। भारत का पावन भूमि है, देखो ये मेरा भारत, देखो कितना पावन भारत का भूमि है, जहाँ भगवान भी तरसते हैं कि मेरा जन्म हुआ है। तो हमारा भी जन्म हुआ है तो कुछ मकसद तो होगा ना। तो बहुत अच्छा। अब भारत कमेंट करना ना भूलें, हमारा भारत महान है या मेरा भारत महान है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि ये मेरा भारत का चित्र है, जिसमें भारत देश पर भगवान, हमारे भगवान, ये बोलते हैं इनके, ये भगवान है। क्या है? मेरे भगवान है। मैं डेफिनेटली ये कह सकते हैं मेरा भगवान है। यहाँ तरसते हैं कि मेरा भी जन्म हो जाता, शायद मेरा भी जन्म बार होए, मेरा भी जन्म बार होए इस भारत देश में। तो देर किस बात की, हमने 5वां चैप्टर भी क्लियर कर लिया दोस्तों। बहुत अच्छा, आपने 5वां चैप्टर भी देखते देखते ख़त्म हो गया। अब चलते हैं 6वां चैप्टर। छठवां चैप्टर में क्या है? ओह रुक जा, भारतीय संस्कार। वाह वाह, क्या बात है, संस्कृत में भी हमारे संस्कार आ रहे हैं। क्या बात है, महान हो संस्कृत भाई, महान हो। चलिए क्या देखते हैं इसमें? भारतीय संस्कार निबंध है। ओ, ये भी निबंध आ गया। जो संस्कार में बंधे रहे वो निबंध आ गया। ओ, तो भारतीय संस्कार कैसा हम बनाए कि ये हमें याद हो जाए? डेफिनेटली आइडिया से मालूम करते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं भारतीय संस्कार जो भारत में रहते हैं? ओके, मिस इतना तो क्लियर हो गया कि हम भारत में रहते हैं। ओके, तो भारतीय संस्कार जो भारत में रहते हैं और भारतीय संस्कार से जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं, उन्हें ही भारतीय कहा जाता है। जो भारतीय संस्कार में बंधे रहते हैं उसे ही भारतीय कहा जाता है। तो भारतीय, अगर हम लोग भारत में हैं तो भारतीय संस्कार में भी बंधे रहेंगे, तो इसीलिए हम निबंध बोल सकते हैं। बंध मतलब बंधे रहेंगे, बंधे रहेंगे।
अगर भारतीय संस्कार में बंधे रहेंगे तो ये भारतीय संस्कार क्या है, एक प्रकार की निबंध है। तो चुटकियों में आपको याद हुआ कि नहीं? चलिए, तो इसमें क्या पढ़ना है? इस पाठ में हम भारतीय संस्कारों का वर्णन करना है, जिससे विद्यार्थी पढ़कर संस्कारों का महत्व समझे तथा उनका पालन करें। हाँ बिल्कुल, हम राधा स्वामी से पढ़ेंगे तो हम भी संस्कृत में पढ़ेंगे तो संस्कार सीखेंगे, क्यों नहीं पालन करेंगे ना? हाँ करिएगा जरूर, हमें विश्वास था कि आप करेंगे और उनका महत्व भी समझेंगे। जरूर समझते ही हैं। आप माता पिता का सेवा कीजिए, गुरुओं का बात मानिए। जरूर बात मानेंगे मिस, ओह हमको मालूम था कि आप मानेंगे और पढ़ेंगे। आप संस्कृत पढ़ेंगे तो विद्यार्थी पढ़कर संस्कारों का महत्व को समझेंगे। हमें आशा है कि इस चैप्टर पढ़ने के बाद आप भी संस्कारों को महत्व देंगे और पहले से भी आप दे रहे हैं, और इसको पढ़ने के बाद और भी अधिक आप दे सकते हैं महत्व संस्कारों का। संस्कार भी कई प्रकार के होते हैं। आपको यहाँ थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ प्राप्त होती है, जैसे गर्भ के समय हो गया, मृत्यु के समय हो गया, जन्म से पूर्व, जन्म के बाद अत्यधिक मात्रा में आपका हो रहता है संस्कार। चलिए आगे की ओर देखते हैं अगला चैप्टर। ये बहन भी अपने संस्कार में बंधी हुई है, ये बच्चों को, गरीब बच्चों को खाना खिला रही है ना। चलते हैं अगला चैप्टर, जिसका नाम है नीति श्लोका। विदुर नीति है। यह महाभारत की बात है। जो महाभारत देखेंगे उनको डेफिनेटली ये समझ में आया होगा, ये चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये उस क्षण का बात है, नीति श्लोका, जिसके ये विदुर नीति भी बोला जाता है, प्रधानी बोला जाता है। इस पाठ के व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक है। इसमें महाभारत के युद्ध आरंभ में धृतराष्ट्र अपनी चित्त शांति के लिए विदुर परामर्श किए थे। इसमें विदुर जो है चित्त शांति के लिए, अपने मन को शांति करने के लिए ये उनसे परामर्श लेते थे। विदुर जी परामर्श लेते थे। किससे लेते थे भाई? विदुर लेते थे उद्योग पर से, जिसमें धृतराष्ट्र जो है ना, अपने मन को शांति रखने के लिए भाई वो लड़ाई करने जा रहे थे, वो बात मान ही नहीं रहे थे। वो कृष्ण को छलिया करके, वो सांवला करके उनको बात टाल दिए करते थे। तो क्या बोलते थे कि धृतराष्ट्र जो है ना, अपने शांति के लिए चित्त मतलब होता है आपका मन। क्या होता है? मन को जब शांति मिलेगा तभी ना अच्छे से युद्ध होगा। और ये बात कहाँ मानते थे धृतराष्ट्र? हम आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा, और आशा करती हूँ ये चैप्टर भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये 7वां भी हो गया। देखिए दोस्तों, आपका 7वां चैप्टर भी क्लियर। थोड़ा ही जानकारी, लेकिन आपको आधा पर्चा 25% आप जान गए हैं 7 चैप्टर तक। ये उस समय का है जब श्री कृष्ण और अर्जुन साथ में मिलकर युद्ध पर जा रहे हैं, उस समय का। ये चित्र देखकर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आपको पूरा क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आपका आज का सफ़र यहीं तक था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिएगा इस चैनल पर, और धन्यवाद। राधे राधे।